Hello friends, welcome to my channel Tayari UPSC and UPPSC. Today we will discuss about important 100 question related to physical geography. आज हम यहाँ पे देखेंगे भौतिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। यहाँ से आपको निश्चित तौर पे सभी परीक्षाओं में जहाँ पे भूगोल विषय पूछा जाता है वहाँ पे आपको 1 से 2 कम से कम 5 प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे। और जैसे कि जहाँ पे कम आते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड वहाँ पे 1 से 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। यदि आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट अपने आप ही मिल जाया करेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ से 234 नंबर से प्रश्न है। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना दिए थे, उसमें आपको यहाँ तक के प्रश्न मिल जाएंगे। इसके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं या फिर इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा नेक्स्ट डे में। और डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाएंगे तो वहाँ पे जनरल स्टडीज़ के अलग अलग नेम से और ये जैसे नेट फर्स्ट पेपर के नेम से सब एक एक वो लिंक अवेलेबल है। जब आप जैसे कि वीडियोस के नीचे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। और नीचे वहाँ पे लिखा है जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो गया, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में लिखा है। सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल्ड में लिखी है। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा प्रैक्टिस सेट 3 का जो है डिटेल्ड सॉल्व आज यहाँ पे हम देखेंगे। हालांकि हमने जो ग्रुप था उसमें आपको प्रैक्टिस सेट का और आंसर की अवेलेबल करा दिया था, डिटेल्ड सॉल्व अभी दिया नहीं गया था। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं 234 यानी 234वें से वेनेजुएला धारा गर्म धारा है या ठंडी धारा। हर बार हर एक एग्ज़ाम में आपको यहाँ से एक प्रश्न मिल जाएगा गर्म या ठंडी धाराओं से। तो वेनेजुएला आपकी ये ठंडी धारा है, इसमें ऑप्शन बी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटवर्ती प्रदेश किस कारण से गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। यानी कि कह रहा है कि यूएसए का जो पूर्वी तट है, जैसे कि आपका हो गया जो फॉकलैंड वगैरह है क्यूबा के ऊपर वाला, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो वाशिंगटन भी एक यहीं के तट पे है, न्यूयॉर्क हो गया, तो पूछ रहा है कि यह गल्फ स्ट्रीम धारा के प्रभाव से वंचित रह जाता है क्यों। क्योंकि वहाँ पे पछुआ पवनों का प्रभाव होता है। पछुआ पवनें आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ विंड्स के बारे में यहाँ पे जो चलती हैं, ये हो गया आपका 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास जो है उत्तर और दक्षिण दिशाओं में यहाँ से एक इधर से इधर दिशा, ये कौन सी दिशा होगी आपकी चेक करिए। ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा, ये हो गया। तो ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व, इधर देखिए ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाता है। तो ये जो हवाएं चलती हैं इसको बोलते हैं ट्रेड विंड। और इसके ऊपर जो ये इधर हवाएं चलती हैं उसकी दिशा ऐसे दक्षिण पश्चिम होती है। तो इन हवाओं को कहते हैं वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवन प्रभाव। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब यहाँ पे यानी कि ये अमेरिका, यहाँ पे देखिए ठंडी हो गया सही, इसमें पछुआ पवन, तो अमेरिका यानी कि आप देखेंगे जब अमेरिका का मैप बनाएंगे, ये देखिए ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे करके मैप बना है, सपोज अमेरिका का है, यही अमेरिका है। तो इसका जो पूर्वी तटीय ये एरिया इसकी बात कर रहा है। तो जब यहाँ पे वेस्टर्लीज चलेंगे तो ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे आई फॉकलैंड के पास, यहाँ से ये घूम जाती हैं। तो इधर से घूम जाती है, एक धारा इधर हो जाती है, एक धारा इधर, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो इसीलिए इसका प्रभाव इस पर कम पड़ पाता है। नेक्स्ट देखिए, तो किस वजह से होता है ये, पछुआ पवन के कारण होता है। मेट्रोलॉजी का ग्रंथ किसकी है, ये मेट्रोलॉजी का अरस्तु ने लिखा है इनको। 1 ग्राम बर्फ़ को 1 ग्राम पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ये 80 कैलोरी, इसमें जो ये है गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 कैलोरी होती है। बीगल नामक जहाज़ का प्रयोग समुद्री यात्रा के लिए किसने किया था, महत्वपूर्ण है ये। बीगल नामक जहाज़ का प्रयोग ये चार्ल्स डार्विन महोदय ने किया था। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द सी किसकी रचना है, ये M.F. मारा की रचना है। क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था, क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन महोदय ने किया था। नेक्स्ट देखिए हम देखेंगे 241 के बाद, 241 के बाद यूनाइटेड कोस्ट, यहाँ पे देखिए यूनाइटेड कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे की स्थापना कब हुई थी, 1807 में। चार्ल्स डार्विन का योगदान किस क्षेत्र में है, जीव विज्ञान में। इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था और जीवों के सर्वाइवल का भी इन्होंने सिद्धांत दिया था। कि प्रथम ज्ञात समुद्री यात्री कौन थे, तो ये यूनानी जो है प्रथम समुद्री
यात्री थे जो यूनानी लोग थे। अंटार्कटिका वृत्त को सर्वप्रथम पार करने वाला कौन था? तो अंटार्कटिका वृत्त जो है ये 66.5 डिग्री जो वृत्त है, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो इसको पार करने वाला सबसे पहला व्यक्ति है ये जेम्स कुक महोदय हैं। स्वच्छ जल का अधिकतम घनत्व किस पे होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने जल को ठंडा कर रहे हैं, मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, या मान लीजिए आपका जल जो है 100 डिग्री पे है, तो उसको आप ठंडा करके 0 पे लाना चाहते हैं। तो जब आप 4 डिग्री पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम उसकी वो हो जाती है, यानी कि डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और इसका जो वॉल्यूम यानी आयतन हो जाता है वो कम हो जाता है। तो कई बार आपको यहाँ से घुमा के भी प्रश्न पूछ सकता है कि आयतन कब कम होता है, मैक्सिमम मिनिमम कब हो जाता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सबसे बड़ा महासागर आप जानते हैं प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 166 मिलियन के आसपास। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई कितनी है? ये देखिए यूजीसी में पूछा जा चुका है। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई है आपका 3900 यानी कि 3900 मीटर है, लगभग 3.9 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट देखिए 249 से देखेंगे 249। महासागर के प्रति घन मील जल में होता है, महासागर के प्रति घन मील जल में क्या होता है? 40 पाउंड सोना इसमें दिया है, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए मृत सागर यानी कि डेड सी की लवणता जॉर्डन में है मृत सागर आपका, तो ये कह रहा है कि लवणता इसमें कितनी है? 238 है, सबसे ज़्यादा वान झील में है 3330 यानी 330 के आसपास है। महासागर के जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में गिरावट के कारण जो है इसका घनत्व बढ़ता है तापमान गिरावट के कारण। नेक्स्ट देखिए एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होता है? ये 6080 फीट के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। भूमध्य रेखा के निकट समुद्र के पृष्ठ तल का सामान्य तापमान कितना रहता है? ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है भूमध्य रेखा के निकट समुद्री जल के पृष्ठ का तापमान। ये देखिए टेम्परेचर का हो गया कि ओशनिक जो टेम्परेचर होते हैं उसका वितरण के बारे में यहाँ पे दिया है कि जो 0 डिग्री रेखा होती है उसके आसपास जो टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री होता है। ग्रीष्म ऋतु में फारस की खाड़ी का अधिकतम तापमान आपका पहुँच जाता है 32 डिग्री सेंटीग्रेड के पास, इसके एबव ही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 255 यानी 255 से है। उच्च अक्षांशों में से निचले अक्षांशों की ओर चलने वाली धाराओं को क्या कहते हैं? ठंडी धाराएं। तो जो हाई ये मान लीजिए 66 डिग्री है, नॉर्थ लैटीट्यूड है, और यहाँ से ये मान लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ है। तो यहाँ से कह रहा है कि जब उच्च अक्षांशों से यानी 66 से जब कोई मान लीजिए धाराएं ये इधर चलती हैं तो इन धाराओं को क्या कहा जाता है? तो इन धाराओं को ठंडी धाराएं कहा जाता है। ठंडी धाराएं इसलिए कहा जाता है कि ये ठंडे प्रदेशों से होती हुई ठंडे जल को लाती हैं और यहाँ पे जो गर्म जल है उसमें उसको ठंडा कर देती हैं, यानी कि ये धाराएं ठंडे प्रदेशों से आने वाली होती हैं, इसलिए इसे ठंडी धाराएँ कहते हैं। और इसका उल्टा यदि 30 डिग्री से 66 डिग्री की ओर धाराएँ चले तो उसे कहते हैं गर्म धाराएँ, क्योंकि ये गर्म प्रदेशों से निम्न अक्षांशों से होकर जाती हैं। तो ये जो धारा उत्पत्ति का है ये एक कारण ये भी है। नेक्स्ट देखिए महासागर के जल का घनत्व किस पे निर्भर करता है? तापमान, दाब और लवणता पे। निम्नलिखित में से किस समुद्र में अधिकतम लवणता पाई जाती है? तो डेड सी यानी कि मृत सागर में। सुनामी किस कारण से उत्पन्न होता है? सुनामी ये उत्पन्न होता है अंतर समुद्री भूकंपों से। जो समुद्र की तली में भूकंप आते हैं उसकी वजह से उसका जल जो है कई मीटर ऊंचाइयों तक उठ जाता है, जिसकी कहते हैं सुनामी। अपरिगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अपरिगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये हैरिस महोदय ने किया था, हैरिस। यहाँ पे देखिए विलियम व्हेलविल भी ये संबंधित है तरंग सिद्धांत से ही। समुद्र के जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना है? समुद्र के जल का क्वथनांक कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है समुद्र जल का? पेयजल के क्वथनांक से कम होता है, यानी कि जो पीने वाला जल है उससे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं समुद्र के जल में।
चंद्रमा एवं सूर्य ज्वारोत्पत्त बल में इनका अनुपात क्या होता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रमा और सूर्य की जो ज्वारोत्पादक शक्तियाँ होती उसमें ज़्यादा किसकी होती है? तो उसमें ज़्यादा चंद्रमा की होती है। वजह यह है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सूर्य से काफ़ी कम है। तो यहाँ पे इनका जो अनुपात है वो 11.11:5 के अनुपात के बराबर है। उपभू नेक्स्ट देखिए, हम देखेंगे 262 262वां है। उपभू यानी पेरिगी की दशा में चंद्रमा कहाँ पे कैसा रहता है? तो पेरिगी की दशा में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। ज्वारीय भित्ति कहाँ उत्पन्न होती है? ज्वारीय भित्ति उत्पन्न होती है नदियाँ तथा एस्चुरी में। मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। पश्चिमी महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर प्रवाल भित्तियों का अभाव पाया जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पे शीतल जल का उत्सरण होता है, यानी कि अपवेल्ड करंट वहाँ पे बहती रहती है पश्चिमी तटों पे। सेशेल्स द्वीप कहाँ पे है? ये सेशेल्स है आपका हिंद महासागर में। कार्लसबर्ग श्रेणी है, ये अरब सागर में है। कार्लसबर्ग श्रेणी डायटम पंख के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उच्च अक्षांशों पे डायटम ऊज पाए जाते हैं। डायटम ऊज कहाँ पे पाए जाते हैं? हाई लैटिट्यूड पे। हरा पंख यानी ग्रीन मड किससे संबंधित है? ये ग्लाकोनाइट से है। डॉल्फिन चैलेंजर श्रेणी अटलांटिक महासागर में है। मैगलेन ने जहाज़ पर विश्व यात्रा किस सन में किया था? मैगलेन ने जो जहाज़ पे विश्व यात्रा किया था वर्ल्ड के, वो 1519 में किया था। नेक्स्ट देखिए, ओखोटस्क जो समुद्री धारा प्रवाहित होती है वह कहाँ पे है? ये कमचटका प्रायद्वीप के निकट। कमचटका आप देखेंगे जब जापान, मान लीजिए ये आपने बनाया, जापान हो गया, तो यहाँ पे एक ऐसे निकला होता है, यही आपका कमचटका प्रायद्वीप है। इसी के निकट जो है यहाँ पे आपका ओखोटस्क की ये जो खाड़ी है इसे कहते हैं ओखोटस्क की खाड़ी। यहीं पे आपका ओखोटस्क की समुद्री धारा प्रवाहित होती है। जीवित प्रवाल कीट उस समुद्र जल में रह सकते हैं जिसका तापमान 20 डिग्री से अधिक हो। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली जलधाराओं को क्या कहते हैं? देखिए, इसके पहले हमने आपको बताया कि निम्न से जो उच्च पे चलते हैं उन्हें गर्म कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 275 है। अटलांटिक मध्य श्रेणी मिड अटलांटिक रिज की लंबाई कितनी है? 15,000 किलोमीटर है, ये भी पूछा जा चुका है। वाल्विस श्रेणी कहाँ पे है? वाल्विस श्रेणी अटलांटिक महासागर में है। सबसे भीषण टाइटैनिक दुर्घटना कब हुई थी? 1912 में। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल आइस पेट्रोल सर्विस को प्रारंभ किया गया था 1914 में। ऑप्शन बी वाला सही है। आइसबर्ग उत्पन्न होने के क्या कारण है? किस क्षेत्रों में आइसबर्ग उत्पन्न होते हैं? ये ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पे आइसबर्ग आपका मिलता है। लेब्राडोर की शीतल धारा ग्रांड बैंक के समीप किस धारा से मिलती है? जो लेब्राडोर की ठंडी धारा है ये आपका ऊपर से आती है ग्रीनलैंड के पास से। तो पूछ रहा है कि यह किस धारा से मिलती है? जो ग्रांड बैंक जिसे कहते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा से मिलती है। तो यहाँ पे कुहारा छा जाता है और यहाँ पे मछलियों का उत्पादन भी बहुत तेज़ से होता है ग्रांड बैंक पे। यहाँ पे देखिए गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। ये समुद्र के पृष्ठ 281 समुद्र के पृष्ठ तल का वार्षिक तापांतर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अंकित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए आपका यूजीसी में डायरेक्ट पूछा गया था। ये जो है ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि आपका यूजीसी से हमने ये लिया था, बल्कि ये भौतिक भूगोल के उससे है, बुक से है, उसमें लास्ट में दिया गया था। 2 डिग्री से कम समुद्र के पृष्ठ तल का वार्षिक तापांतर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कितना अंकित किया गया? 2 डिग्री से कम अंकित किया गया। भूमध्य रेखा पर प्रशांत महासागर की चौड़ाई कितनी है? 282। देखिए यहाँ पे 282 है। भूमध्य रेखा पर प्रशांत महासागर की चौड़ाई कितनी है? ये 16,000 किलोमीटर है। खुले समुद्र में लवणता की विभिन्नता कितनी होती है? खुले सागर में, ओपन ओशन में कितना होती है? ये 0 होती है लवणता। केमान गर्त कहाँ पे है? केमान गर्त कैरेबियन सागर में है। समुद्र विज्ञान का स्वर्णिम युग किस शताब्दी को कहा जाता है? 15वीं शताब्दी को समुद्र विज्ञान का स्वर्णिम युग कहा जाता है। कैप्टन जेम्स कुक समुद्री यात्रा किए थे, ये कौन से थे? ये अंग्रेजी समुद्री यात्री थे, अंग्रेज थे ये कैप्टन कुक। कोलंबस की प्रथम समुद्री यात्रा किस सन में हुई थी? 1492 में। खोज का स्वर्णिम युग कब कहा जाता है? ये 15वीं सदी को, 1492 से लेकर 1522 ईस्वी में। आइसो हाइलाइन उन रेखाओं को कहते हैं जो समलवण रेखा होती है, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा होती है। नेक्स्ट देखिए
समुद्र के जल का आपेक्षिक घनत्व क्या है? समुद्र के जल का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.2025। समुद्र के जल में सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज कितना होता है? 77.8। ध्रुवीय क्षेत्र में समुद्र के पृष्ठ तल का औसत तापमान 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अयनवर्ती क्षेत्रों में समुद्र की सतह का जो दैनिक तापांतर होता है कितना होता है? तो ये दैनिक तापांतर 0.2 डिग्री से 0.3 डिग्री के आसपास होता है। प्रशांत महासागर अपने किनारों के समुद्रों सहित विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं? तो यह 33% घेरे हुए है। नेक्स्ट देखिए, प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है? इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4280 यानी कि 4280 मीटर है। नेक्स्ट देखिए 296, हिंद महासागर की औसत गहराई कितनी है? 3960। और अटलांटिक की कितनी है? 3900। और प्रशांत की कितनी है? 4280 मीटर है। महासागर के नितल पर एक लंबे संकरे गहरे गर्त को क्या कहते हैं? खाई कहा जाता है। किसी यू आकार घाटी जो लंबी संकरी गहरी है उसके समुद्र की ओर वाले सिरे को क्या कहते हैं? फ्यूड कहते हैं, जो हिम नदी के द्वारा निर्मित होती है। एक अथवा बहु कोशिका वाली वनस्पति में जड़, तना तथा वनस्पति आदि का अभाव रहता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शैवाल एल्गी। ऐसी प्रवाल भित्ति जो किसी द्वीप के तट से अथवा महाद्वीप के किनारे से संबद्ध हो उसे कहते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। एक नदी के मुहाने पर निक्षिप्त निम्न भूमि को कहा जाता है डेल्टा। और सेस किसे कहते हैं? ये लहर अथवा तरंग होती है। एक स्थान जहाँ पे एक जीवधारी अथवा पादप अस्थायी रूप से निवास करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हैबिटॉट। नेक्स्ट देखिए 304 है। 30 डिग्री से लेके 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य जहाँ पे पवन मंद और अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अश्व अक्षांश। यानी कि 30 से 35 डिग्री के अक्षांशों को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। समुद्री जल का उथला भाग जो आंशिक अथवा पूर्ण रूप से खुले समुद्र से अलग थलग हो जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि समुद्री जल का वह उथला भाग जो आंशिक अथवा पूर्ण रूप से खुले समुद्र से अलग थलग हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं लैगून। ऊष्मा संचार की उस विधि को जिसमें ऊर्जा का संचार एक कण से दूसरे कण के द्वारा संपादित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संवहन। महासागर के नितल का वह उथला भाग जो स्थल से संबद्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है? जो महासागर का वह भाग जो नितल अथवा उथला भाग जो स्थल से संबद्ध होता है यानी कि स्थल भाग से जुड़ा होता है। एटाल क्या है? एटाल एक प्रकार की प्रवाल भित्ति है। अगुलहास बेसिन किस सागर में स्थित है? अगुलहास बेसिन ये स्थित है हिंद महासागर में। रोमांच खाई कहाँ का संबंध किस महासागर से? ये अटलांटिक महासागर में रोमांच गर्त पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सुंडा खाई किस महासागर में? ये हिंद महासागर में हो गया। लोमोनोसोव श्रेणी कहाँ पे? आर्कटिक महासागर में है। काला सागर में पृष्ठीय लवणता सरफेस सैलिनिटी होती है 16 पर मिल यानी कि एक लीटर जल में यहाँ पे 16 ग्राम नमक मिलता है। मैक्सिको की खाड़ी में लवणता कितनी है? 36 पर मिल है। बोनिन श्रेणी किस सागर में? प्रशांत महासागर में। सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पे है? ये अटलांटिक महासागर में है। तो दोस्तों ये रहा है 100 क्वेश्चन का वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट तो आप लोग ज़रूर करिएगा और लाइक करना एकदम मत भूलिएगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।